लेक्चर नंबर 64 पार्ट 1 इन डेज 28 इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट और जॉइंट वेंचर। ठीक है, पिछले लेक्चर में हम लोग क्या सीखे थे? एसएफएस बनाना और सीएफएस बनाना। एसएफएस बन रहा था अकॉर्डिंग टू इंड एस 27 और सीएफएस बन रहा था अकॉर्डिंग टू इंड एस 28। परफेक्ट। सीएफएस और एसएफएस में क्या डिफरेंस था भाई? दोनों में एक ही लाइन लिखा रहा था, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट और जॉइंट वेंचर। डिफरेंस ये था कि एसएफएस में वैल्यू होता था इन्वेस्टमेंट का अकॉर्डिंग टू कॉस्ट और फेयर वैल्यू, लेकिन सीएफएस में जो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू होता था वो अकॉर्डिंग टू होता था इक्विटी मेथड। ठीक है, व्हाट इज इक्विटी मेथड? इक्विटी मेथड इज इन्वेस्टमेंट प्लस माइनस मॉडिफाइड स्टेप 2B। मॉडिफाइड स्टेप 2B क्या था? सब कुछ स्टेप 2B की तरह ही होगा, बस एक डिफरेंस होगा कि 2B में हम लोग प्लस डिविडेंड पेड करते थे, यहाँ पे हम लोग करेंगे माइनस डिविडेंड पेड। आंसर आ जाएगा। परफेक्ट। इस इलस्ट्रेशन में हम लोग सिर्फ देखने वाले हैं क्वेश्चन आंसर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 10 पेज नंबर 32.4 कॉन्सेप्ट बुक। ठीक है, देखते हैं उसमें क्या है। पेज 32.4 क्या है? एक बार याद है, हम लोग मास्टर क्वेश्चन करके बैठे हुए हैं, और जो भी आएगा सब इजी आएगा। ब्लू लिमिटेड अक्वायर्ड 25% इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ ग्रीन लिमिटेड। ग्रीन लिमिटेड का 25% ब्लू के पास है, मतलब ये एसोसिएट, ये पेरेंट। ऑन फर्स्ट डे ऑफ फाइनेंशियल ईयर, 1 अप्रैल को ही खरीद लिया 1,25,000 में 25% स्टेक। एज ऑफ दैट डेट कैरिंग वैल्यू ऑफ द नेट एसेट ऑफ ग्रीन लिमिटेड वॉज 3 लाख एंड फेयर वैल्यू वॉज 4 लाख। एसोसिएट का कैरिंग वैल्यू INA का है 3 लाख, लेकिन उसका फेयर वैल्यू है 4 लाख। ठीक है, क्यों दिया हुआ है? फेयर वैल्यू चेंज, एक्सेस डेप्रिसिएशन। ओके, द एक्सेस ऑफ फेयर वैल्यू और कैरिंग वैल्यू वाज एट्रीब्यूटेबल टू वन ऑफ द बिल्डिंग ओन्ड बाय ग्रीन लिमिटेड हैविंग रिमेनिंग वैल्यू ऑफ 20 साल। लाइफ टाइम दे दिया डेप्रिसिएशन निकालने के लिए, तो एक्सेस डेप्रिसिएशन सीधा मल्टीप्लाई करके निकाल दोगे तुमको यहाँ पे वो नहीं करना होगा, डेप्रिसिएशन अकॉर्डिंग टू कैरिंग अमाउंट, डेप्रिसिएशन अकॉर्डिंग टू फेयर वैल्यू करने का जरूरत नहीं है। सीधा जो भी चेंज हुआ है मल्टीप्लाइड बाई लाइफ, बस। परफेक्ट परफेक्ट। ग्रीन लिमिटेड दैट इज एसोसिएट अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 40,000 एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम ऑफ 10,000। 40,000 P&L का इनकम है और OCI का 10,000। क्यों दिया हुआ है? एक P&L में एंट्री जाएगा, एक OCI में जाएगा। ठीक, ओके। कैलकुलेट गुडविल कैपिटल रिजर्व ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन। ब्लू लिमिटेड शेयर इन प्रॉफिट एंड OCI फॉर द ईयर एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट एट द ईयर एंड। तुमको गुडविल निकालना है और इन्वेस्टमेंट एट ईयर एंड निकालना है। गुडविल निकालने का तुमको फॉर्मूला पता ही है, PC माइनस INA। सिर्फ उतना का INA यहाँ 100% नहीं होता है, सिर्फ उतना होता है जितना पेरेंट का शेयर है। तो जो वैल्यू आएगा वो गुडविल या GBP आएगा। इसमें भी देखना जनरली गुडविल ही आता है। गुडविल आएगा क्या होगा? सिर्फ डिस्क्लोज। और क्या निकालना है? इन्वेस्टमेंट का वैल्यू एट ईयर एंड अकॉर्डिंग टू इंड एस 28। और इंड एस 28 में इन्वेस्टमेंट कैसे निकलता है? इक्विटी मेथड से। व्हाट इज इक्विटी मेथड? इन्वेस्टमेंट प्लस माइनस मॉडिफाइड 2B। बस, चलो देखते हैं क्या क्या है। तो पहले गुडविल निकाल लो। गुडविल तुम्हारा निकल जाएगा PC माइनस INA, हो गया 25,000 गुडविल आ गया। क्या करेंगे? डिस्क्लोज। अब वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट निकाल लो। वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट जब निकालोगे तो हमको तो हाँ, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट CFS और SFS दोनों से निकलेगा। SFS में कैसे निकलता है? 27 के हिसाब से नॉर्मल कॉस्ट। व्हाट इज़ कॉस्ट? देखो दिया हुआ है तुम्हारा 1,25,000, बस। CFS और 28 में कैसे निकलेगा? इन्वेस्टमेंट का वैल्यू प्लस माइनस 2B। इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना है? 1,25,000। हिंट क्या दिए थे? इन्वेस्टमेंट का वैल्यू क्या होगा? जो भी तुम्हारा PC है। PC कितना है? 1,25,000। देखो हर जगह लिखा हुआ इन्वेस्टमेंट दैट इज़ PC 1,25,000। जनरल एंट्री इन्वेस्टमेंट टू कैश। ओके, अब क्या इसमें एडजस्टमेंट था? अब सारा स्टेप 2B का बात आएगा, लेकिन मॉडिफाइड स्टेप 2B। इसमें क्या था कि फेयर वैल्यू चेंज था, तो एक्सेस डेप्रिसिएशन निकाल दोगे तुम। लेकिन अमाउंट का कॉलम सिर्फ किसका जाता है? पेरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। हवा क्या देखना, अमाउंट का कॉलम पेरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, तो सारा अमाउंट 25% के अमाउंट से जाएगा। फेयर वैल्यू चेंज की वजह से एक्सेस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू 1 लाख इंटू 1/20 दैट इज़ 20,000 रुपया। लेकिन 20,000 रुपये अमाउंट में नहीं जाएगा, सिर्फ 25% जाएगा 20,000 का, क्योंकि 1250। समझे? 20,000 नहीं, 2,000 का 1250 जाएगा। अमाउंट कॉलम सिर्फ पेरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, गलती से भी मिस मत करना, यही मेन चीज़ है। ठीक है, ओके। और क्या है? पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है, एक PL का एक OCI का डाल दो। और कोई एडजस्टमेंट है?
कोई एडजस्टमेंट नहीं है। 2B में क्या आता है, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, एक्सेस डेप्रिसिएशन माइनस, यूआरपी एलिमिनेशन माइनस, उसके बाद डिविडेंड पेड। कुछ था ही नहीं, यूआरपी डिविडेंड का कोई बात ही नहीं था, सिर्फ फेयर वैल्यू एक्सेस डेप्ट का था, बन गया। हम लोग इसका मेजर जिसमें सारा एडजस्टमेंट था सब करके बैठे हुए, तो ये सब इजी है, हो गया। देखो इन्वेस्टमेंट ऑन ईयर एंड आ गया, ख़त्म। अब देखो इलस्ट्रेशन 18, क्या है इलस्ट्रेशन 18, पेज नंबर 32.11 पे क्या है भाई। ऑन 1 अप्रैल 19 इन्वेस्टर अक्वायर 35% इंटरेस्ट इन अनदर एंटिटी XYZ में 35% पी के पास है, ये एसोसिएट है। इन्वेस्टमेंट डिटरमाइन इट्स एबल एक्सेस सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर इन्वेस्टर लिमिटेड हैज पेड टोटल कंसिडरेशन ऑफ 47,50,000 क्या है पीसी। डेट ऑफ एक्विजिशन, बुक वैल्यू ऑफ XYZ नेट एसेट है 90 लाख, कैरिंग वैल्यू इसका 90 लाख है और उसका फेयर वैल्यू 1,10 लाख है। क्यों दिया हुआ है, फेयर वैल्यू चेंज 20 लाख का। इन्वेस्टर डिटरमाइंड वेदर डिफरेंस ऑफ 20 लाख पर्टेन्स टू पीपी, तभी तो डेप्रिसिएशन है। विथ रिमेनिंग लास्ट ऑफ 10 ईयर्स, देखो फिर से लाइफ दे दिया है, डेप्रिसिएशन का रेट नहीं दिया, तो आराम से मल्टीप्लाई करके किसी डेप्रिसिएशन निकाल देना, निकल गया। ड्यूरिंग द ईयर XYZ मेड अ प्रॉफिट ऑफ 8 लाख, प्रॉफिट 8 लाख का है। XYZ पेड डिविडेंड, लो डिविडेंड का बाद आ गया, 12 लाख का डिविडेंड दिया है। XYZ ऑल्सो होल्ड्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी अंडर इंडेक्स इन्वेस्टमेंट क्लासिफाइड FVT OCI इन अकॉर्डेंस विद दिस रिकग्नाइज्ड इंक्रीज इन इन्वेस्टर वैल्यू 2 लाख इन OCI। एक प्रॉफिट 8 लाख का है PNL का, OCI का प्रॉफिट 2 लाख का है। तुमको पता है क्या करना है, बस इग्नोर दिस, कैलकुलेट क्लोजिंग बैलेंस ऑफ इन्वेस्टर लिमिटेड इन्वेस्टमेंट, बस। क्या है इसमें एक्स्ट्रा क्या था नॉर्मल, इसमें हम लोग कैसे निकालते हैं, हम लोग इन्वेस्टमेंट एट ईयर एंड अकॉर्डिंग टू इंडेक्स 28, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू प्लस माइनस मॉडिफाइड स्टेप 2B में क्या आता है, जिसमें क्या आया हुआ है डेप्रिसिएशन, तो एक्सेस डेप्रिसिएशन दे देना। और क्या है तुम्हारा, एक है डिविडेंड, तो डिविडेंड दे देना। मॉडिफाइड स्टेप 2B क्यों हुआ, क्योंकि जनरली 2B होता है, 2B में प्लस डिविडेंड पे करते, इसमें माइनस डिविडेंड पे करेंगे। क्वेश्चन बनाओगे तो पहले गुडविल तुम निकाल दो कि डिस्क्लोज करना पड़े, डिस्क्लोज करने के लिए ले जाओ, फिर जब क्वेश्चन बनाओगे। अमाउंट कॉलम सिर्फ पेरेंट का पास जाएगा 35%, कुछ नहीं, याद रखना हर वक्त। तो बस वैसे करके निकाल लोगे। देखो डिविडेंड पेड माइनस हो गया, लेस, और देखो स्टार मार्क है, क्यों दिया हुआ है लेस, डिविडेंड पेड का लेस क्यों है, क्योंकि मॉडिफाइड 2 स्टेप 2B है, लॉजिक दिए हुए हैं, बस बन गया। बोले थे मास्टर क्वेश्चन तुम करके बैठे हुए, कुछ खास नहीं है इसमें, नॉर्मल सा चीज़। एक और चीज़ में याद रखना जो पहले भी बोले हुए थे, जो PNL का प्रॉफिट है वो इन्वेस्टमेंट 2 PL जाएगा, OCI का प्रॉफिट है वो इन्वेस्टमेंट 2 OCI जाएगा, ओके याद रखो। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे, पेज नंबर 32.15 पे। क्या है क्वेश्चन नंबर 3 भाई। 1 अप्रैल 19 बिग लिमिटेड अक्वायर 35% इन डिग लिमिटेड, डिग का 35% बिग के पास है, ये एसोसिएट है। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट वाज 3 लाख, PC 3 लाख, डिग लिमिटेड नेट एसेट्स 5,50,000, फेयर वैल्यू ऑफ 2,000 6.5 लाख, 5,50,000 कैरिंग अमाउंट, 6.5 लाख रुपये फेयर वैल्यू, 1 लाख का फेयर वैल्यू चेंज, एक्सेस डेप्रिसिएशन सिंस फेयर वैल्यू ऑफ पीपी फिर आ गया, इसी वजह से डेप्रिसिएशन आएगा, तो एक्सेस डेप्रिसिएशन 1 लाख के ऊपर तुमको निकालना होगा। और लाइफ दिया हुआ है क्या पीपी, हाँ देखो लाइफ दे दिया है। अब तुमको फिर से नॉर्मल फार्मूला नहीं दिखाना होगा कि डेप्रिसिएशन एज पर कैरिंग अमाउंट, डेप्रिसिएशन एज पर कैरिंग फेयर वैल्यू, सीधा जो फेयर वैल्यू चेंज है मल्टीप्लाइड बाय लाइफ, बस हो गया, निकल गया, एक्सेस डेप्रिसिएशन हो गया। डिग लिमिटेड अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 1 लाख, पेड डिविडेंड ऑफ 11,000, डिविडेंड 1 लाख, डिविडेंड 11,000 का है, 1 लाख का प्रॉफिट है। तुमको पता है प्रॉफिट ऐड होता है, डिविडेंड यहाँ पे माइनस होगा, मॉडिफाइड स्टेप 2B। रिकग्नाइज लॉस ऑफ 15,000 डेट अरोज रीमेजरमेंट ऑफ OCI में लॉस हुआ है, PL में प्रॉफिट हुआ है, तो PL वाला प्रॉफिट में होगा इन्वेस्टमेंट 2 PL, OCI वाला लॉस में होगा OCI 2 इन्वेस्टमेंट, क्योंकि लॉस है। बस क्वेश्चन बनाओगे बन जाएगा। क्या खास है इसमें, नॉर्मल हुआ, इन्वेस्टमेंट का अमाउंट तुम दे दिए, फेयर वैल्यू चेंज था तो एक्सेस डेप्रिसिएशन माइनस किए, लेकिन अमाउंट कॉलम में सिर्फ पेरेंट का जाएगा, याद रखना हर वक्त, सिर्फ पेरेंट का जाएगा, पेरेंट का दे दिया। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है, देखो इन्वेस्टमेंट टू PL, डिविडेंड पेड है, माइनस होगा यहाँ पे माइनस, पोस्ट एक्विजिशन लॉस है, तो देखो यहाँ पे लॉस होने के लिए माइनस कर दिए, जनरली पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट OCI का ऐड करते थे, यहाँ लॉस है इसलिए माइनस कर रहे हैं, बस हो गया, ईजी, वेरी ईजी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, पेज नंबर 32.13। सुमेरो होल्ड दिस 3 करोड़ CFS, सुमेरो सोल्ड 3.5। अच्छा देखो इसमें एक चीज़ सीखने के लिए मिलेगा, एक लाइन है लेकिन URP एलिमिनेशन को लेके बात है, लेकिन इजी है, लेकिन इस लाइन को तुमको समझना है।
क्वेश्चन बोल रहा है सुमेरो लिमिटेड होल्ड 35% इक्विटी ऑफ मेरू लिमिटेड। मेरू लिमिटेड का 35% सुमेरो के पास, ये एसोसिएट है। वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन मेरू 3 करोड़ का पीसी है, ठीक है। सुमेरू सोल्ड, सुमेरू को पेरेंट बेच रहा है मेरू को, इंटरकंपनी ट्रांजैक्शन, यूआरपी एलिमिनेशन होगा, ओके। लेकिन एक बात तुमको याद होगा कि भाई यहाँ पे नहीं देखना होता कि अपवर्ड ट्रांजैक्शन है कि डाउनवर्ड ट्रांजैक्शन है, वो माइनस होगा टू बी में, बताया हुए थे, ठीक है, -2B। ओके, आगे पढ़ते हैं। सुमेरो जो पेरेंट है वो बेच रहा है 3.5 लाख रुपये का सामान, लेकिन उसका कॉस्ट है 3 लाख। 3 लाख का सामान 3.5 लाख में बेच रहा है। यूआरपी कितना हुआ है? 50,000 रुपये का। लेकिन एक बात होता, क्या ये 50,000 पूरा यूआरपी एलिमिनेट हो जाएगा? नहीं, जो पेरेंट का शेयर है सिर्फ वो एलिमिनेट होगा। परफेक्ट, एकदम परफेक्ट, ठीक है। आउट ऑफ दिस गुड्स कॉस्टिंग 1 लाख टू मेरू लिमिटेड व्हाट इन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेरू लिमिटेड। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पेरेंट बेचा एसोसिएट को 3 लाख का सामान 3.5 लाख रुपये में। इसके पास ये 3 लाख का सामान इसको 3.5 लाख में बेचा है, मतलब इसका इन्वेस्टमेंट, इसका इन्वेंटरी कितना पे दिख रहा होगा? 3.5 लाख पे। लेकिन 3.5 लाख का जो कॉस्ट वो कितना है? 3 लाख रुपये, ठीक है। इस 3.5 लाख के गुड्स में से बेच दिया है 2.5 लाख का क्या बोलते हैं 2,50,000 का गुड्स। इसके पास बचा हुआ है 1 लाख का गुड, ठीक है। परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। तो यूआरपी एलिमिनेट कितना अमाउंट ऑफ गुड्स पे होगा? 1 लाख के अमाउंट ऑफ गुड्स पे होगा। हम फिर से समझा रहे हैं, ठीक है। यूआरपी एलिमिनेट कितना अमाउंट ऑफ गुड्स पे होता है? जो अनसोल्ड स्टॉक है, ट्रू। अनरियलाइज प्रॉफिट, दैट इज जो रियलाइज नहीं हुआ प्रॉफिट। अनरियलाइज प्रॉफिट कब होता है? जब अनसोल्ड गुड्स है, गुड्स सेल नहीं हुआ, इसलिए प्रॉफिट अनरियलाइज है, मतलब गुड्स में प्रॉफिट घुसा हुआ है, अभी वो रियलाइज नहीं हुआ है, ट्रू। 3.5 लाख में से 2.5 लाख का जो गुड्स था उसके ऊपर जो भी प्रॉफिट था वो हम लोग रियलाइज़ कर चुके हैं, उसको भूल जाओ। 1 लाख का जो गुड्स है वो रखा हुआ है। लेकिन एक बात बताओ, ये गुड्स का कॉस्ट है 1 लाख या उसका सेलिंग प्राइस है 1 लाख? क्या लिखा हुआ है? आउट ऑफ दिस गुड्स कॉस्टिंग 1 लाख टू मेरू लिमिटेड। जो मेरू लिमिटेड के लिए 1 लाख का गुड्स है वो बचा हुआ है। तो मेरू लिमिटेड के लिए 1 लाख का गुड्स का मतलब क्या है? ये सेलिंग प्राइस 1 लाख का, सेलिंग प्राइस 1 लाख, वो कॉस्ट ऑफ गुड सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड नहीं है, कॉस्ट ऑफ गुड कुछ कम होगा। ये 3 लाख का सामान 3.5 लाख में बेच रहा है, तो इसके पास 1 लाख का बचा हुआ है, मतलब 1 लाख का वैल्यू, तो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ गुड सेल तो कुछ और होगा ना, समझे? तो तुमको 1 लाख में जो एक्चुअल कॉस्ट है वो हटा के तुमको जो उसमें प्रॉफिट घुसा हुआ है उसको तुमको एलिमिनेट करना होगा, ओके। ये सिर्फ इम्पॉर्टेंट था कि 1 लाख आउट ऑफ दिस गुड्स कॉस्टिंग 1 लाख टू मेरू लिमिटेड। गुड्स कॉस्टिंग ज़रूर है, लेकिन कॉस्टिंग किसको? मेरू लिमिटेड के लिए। तो मेरू लिमिटेड का कॉस्ट मतलब सेलिंग प्राइस है, वो 1 लाख सेलिंग प्राइस है। तुमको इस सेलिंग प्राइस में जो प्रॉफिट इंक्लूड है उसको एलिमिनेट करना है। और जैसे कि 1 लाख में 85,000 का कॉस्ट होगा तो 25,000 रुपया होगा, लेकिन 25,000 रुपया एलिमिनेट नहीं होगा। कितना एलिमिनेट होगा? जितना पेरेंट का शेयर है, समझे? आगे क्या लिखा हुआ है? P&L लॉस का 1 लाख का है, समथिंग क्या है, एक P&L स्टेटमेंट 1 लाख का लॉस दिखा रहा है। ऑप्शन ए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इफ मेरू लिमिटेड इज ऑन दिस इन CFS इफ इक्विटी मेथड इज अडॉप्टेड। इक्विटी मेथड से तुमको इसमें निकालना है, निकालो इसको। तुम जब आगे वर्किंग देखोगे पेज 243 पे तो तुमको पता चलेगा जो 1 लाख का जो गुड्स है उसका एक्चुअल कॉस्ट है तुम्हारा 85,740, ठीक है। तो प्रॉफिट तो अनरियलाइज प्रॉफिट कितना है इसमें? 14,000 रुपये का। लेकिन भाई 14,000 का प्रॉफिट इंक्लूडेड पूरा ही जो ये इसको बेचा था वो है, ट्रू। इस जितना सामान इसको बेचा था वो है, लेकिन इसका जो अनरियलाइज प्रॉफिट है उसमें इसका कितना हिस्सेदारी है? भले ही 100 रुपये का सामान इसको दिया था, लेकिन 80 रुपये का सामान जब इसके पास बचा हुआ था, 80 रुपये में जितना भी प्रॉफिट इंक्लूडेड है वो प्रॉफिट इसका NCI का और पेरेंट का दोनों का, NCI और इसका पेरेंट का दोनों का है। तो सिर्फ पेरेंट का हमको अनरियलाइज करना है, ये तो तुमको पता है भाई, नॉर्मल चीज़ है। हम इसको बेचे हैं 100 रुपये का सामान 120 में, तो जो 20 रुपये का जो प्रॉफिट है अब जो 20 रुपये का प्रॉफिट इसके अंदर है, इस प्रॉफिट का मालिक कौन कौन है? हम भी है, एसोसिएट का जो पेरेंट है हम, और दूसरा NCI है 100। तो ये जो अनरियलाइज प्रॉफिट है 20 रुपये में से 5 ही रुपया हम अपना माइनस करेंगे ना, 15 रुपया तो NCI का है। समझ में आया तुमको? परफेक्ट। तो यहाँ पे 14,000 रुपया है अनरियलाइज प्रॉफिट, लेकिन पेरेंट का कितना है शेयर? 25%, तो वैल्यू 5,000।
पेरेंट कितना एलिमिनेट करेगा, सिर्फ 5,000, 14,000 नहीं करेगा। क्वेश्चन गलत किया है, वो 5833 किया, वो कैलकुलेशन मिस्टेक किया है। वो क्या समझ रहा है, लाइन का मतलब ही नहीं समझा है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 1,00,000 कॉस्ट है गुड्स का, मतलब कॉस्ट प्राइस 1,00,000 समझ रहा है, लेकिन हाँ क्वेश्चन के हिसाब से सेल प्राइस 1,00,000 का बचा हुआ है, उसका कॉस्ट प्राइस 85,000 है। क्वेश्चन समझ रहा है कि 1,00,000 का कॉस्ट है, लेकिन एक्चुअल में कॉस्ट कितना है, 85,000। तो क्वेश्चन गलत बनाया हुआ है। ठीक है, परफेक्ट। तो तुमको यूआरपी कितना एलिमिनेट करना होगा, 5,000 रुपया। यूआरपी देखो एलिमिनेट 5,000 रुपया, नॉर्मल क्वेश्चन। उसके बाद ऑप्शन बी में क्या बोल रहा है, विल योर आंसर बी डिफरेंट इफ मेडल मीटर अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 1.5 CR एंड डिक्लेयर्ड अ डिविडेंड ऑफ 75 लाख। डिविडेंड है और ये है तुम्हारा प्रॉफिट है, तो नॉर्मल क्वेश्चन जैसे बनता है वैसे बन जाएगा, बात खत्म, कुछ खास नहीं है। परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। इसमें हम लोग क्या सीखें, एक ही चीज़ के लाइन का मतलब जो समझना था वो सीखें। लेकिन एक बात तुमको याद होगा, जब भी इंटरकंपनी ट्रांजैक्शन होता है तो यूआरपी एलिमिनेट करते हैं, लेकिन इंड AS 28 में हाँ ये यूआरपी एलिमिनेट करते हैं। और यूआरपी एलिमिनेट किसका करते हैं, जो सेलर होता है। तो अगर पेरेंट सेलर होता तो स्टेप 5 में कर देते हैं, सब्सिडी सेलर होता तो स्टेप 2B में। लेकिन इंड AS 28 में वो कोई मतलब नहीं कौन बेच रहा है, अपवर्ड है कि डाउनवर्ड ट्रांजेक्शन, कोई मतलब नहीं है, माइनस होगा 2B से। ठीक है, परफेक्ट। वहीं देखो रेड पेन से नीचे लिखा हुआ है, अपवर्ड हो या डाउनवर्ड ट्रांजेक्शन हो, इग्नोर करना इंड AS 28 में। मैंडेटरीली यूआरपी टू बी एलिमिनेटेड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट वैल्यू। परफेक्ट, परफेक्ट, ओके। अब आता है इलस्ट्रेशन नंबर 13, जिसमें तुमको समझना है बात को। ठीक है, ओके, स्टार्ट करते हैं। क्या है इसमें, पहले क्वेश्चन पढ़ लो, फिर उसमें बताते हैं क्या करना है। इलस्ट्रेशन नंबर 13, पेज नंबर 32.6। दो को सिनेरियो दिया हुआ है, उसमें तुमको क्वेश्चन बनाना है। M Limited has invested 40% share capital of N Limited and hence N is an associate of M. N associate है, M मालिक। During the year, N Limited sold inventory to M Limited. Associate बेच रहा है पेरेंट को, अपवर्ड ट्रांजैक्शन, हमको कोई मतलब ही नहीं है अपवर्ड हो या डाउनवर्ड, इंटरकंपनी ट्रांजैक्शन है, यूआरपी एलिमिनेट होगा। स्टेप 2B का है, एलिमिनेट होगा ही होगा, और कहाँ होगा, यही स्टेप 2B में होगा। हमको मतलब नहीं कौन सा लड़ा, इग्नोर करना इंड AS 28 में। ठीक है, बस। कितना का सामान बेच रहा है, 10 लाख रुपया का, जिसमें प्रॉफिट कितना इंक्लूड है, 10%, दैट इज़ 1 लाख। 9 लाख का गुड्स था, वो इसको बेच रहा है 10 लाख में, 1 लाख का प्रॉफिट कमा के। ठीक है, परफेक्ट। एंड आउट ऑफ द अबव इन्वेंट्री M Limited सोल्ड इन्वेंट्री ऑफ 6 लाख टू आउटसाइड कस्टमर। 4 लाख का परचेज फ्रॉम एन स्टिल लाइंग विद M Limited। ये 10 लाख का सामान इसको बेचा था, इसके पास कॉस्ट है 10 लाख का, ये बेच दिया 6 लाख का सामान, 4 लाख का सामान अभी भी बचा हुआ है। लेकिन क्या ये 4 लाख इसका कॉस्ट है, नहीं, इसका कॉस्ट 4 लाख नहीं है, इसका कॉस्ट कुछ और होगा, क्योंकि 9 लाख का सामान ही 10 लाख में बेचा है, तो ये जो 4 लाख है उसका वैल्यू कुछ और कम होगा, कॉस्ट कम होगा। परफेक्ट, परफेक्ट। यूआरपी ट्रांजैक्शन, डिटरमाइन द अनरियलाइज प्रॉफिट टू बी एलिमिनेटेड ऑन अबव स्टॉक। तो भाई यूआरपी एलिमिनेट करेंगे, पहले तुम अनरियलाइज प्रॉफिट निकालो। अनरियलाइज प्रॉफिट कितना है, 9 लाख के ऊपर प्रॉफिट है 1 लाख, तो 4 लाख के ऊपर प्रॉफिट कितना होगा, 40,000 रुपया। ठीक है, परफेक्ट। तुम क्वेश्चन में देखना निकल जाएगा। तो 40,000 रुपया था, यूआरपी है, तो यूआरपी तुम 40,000 एलिमिनेट कर दो। अरे पागल है, तुम 40,000 रुपया एलिमिनेट करोगे। पेरेंट का शेयर सिर्फ एलिमिनेट करना होता है, पेरेंट का शेयर कितना, 40%, तो एलिमिनेट कितना होगा, 16,000 रुपया। ट्रू, वेरी ट्रू। जर्नल एंट्री क्या है तुम्हारा, एलिमिनेट जब हमको प्रॉफिट एलिमिनेट करना होता है तो भाई जर्नल एंट्री होता है तुम्हारा क्या होता है जर्नल एंट्री यूआरपी एलिमिनेशन का, याद करो। कंसोलिडेटेड P&L अकाउंट डेबिट टू इन्वेंट्री, यही करते थे हम लोग यूआरपी एलिमिनेट करने के लिए। P&L अकाउंट डेबिट टू इन्वेंट्री, इन्वेंट्री का वैल्यू कम करते थे, लेकिन यहाँ इन्वेंट्री का वैल्यू नहीं, इन्वेस्टमेंट का बात होगा। तो क्या हम लोग करेंगे, एंट्री देंगे कंसोलिडेटेड P&L अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री नहीं इन्वेस्टमेंट। किसके बुक्स में ये सब हो रहा है भाई, पेरेंट के बुक में। सेलर जो है, सेलर से मतलब नहीं, CFS कौन बना रहा है, पेरेंट बना रहा है। और 28 से जब CFS बनता है तो देखते नहीं है सेलर कौन है, लेकिन पेरेंट तो जनरल एंट्री दे रहा है, तो वो क्या एंट्री दे रहा है, उसका इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कम हो रहा है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का वैल्यू
कम क्यों हो रहा है भाई, क्या लॉजिक है उसका, बताते हैं क्या लॉजिक है। पहले जर्नल एंट्री क्या दी है यूआरपी एलिमिनेशन का, कंसोलिडेटेड P&L अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, ठीक है ओके। लेकिन एक बात बताओ, हम लोग इन्वेस्टमेंट का वैल्यू क्यों कम कर रहे हैं, इन्वेंट्री का वैल्यू कम करना चाहिए था ना। बताते हैं लॉजिक। जब ये एसोसिएट बेचा था पेरेंट को 9 लाख का सामान 10 लाख में, तो 1 लाख का प्रॉफिट ही रिकॉर्ड किया होगा। 1 लाख का प्रॉफिट जब ये रिकॉर्ड किया होगा, तो जो हम पेरेंट हैं हम अपने बुक्स में रिकॉर्ड किए होंगे, क्योंकि प्रॉफिट मेरा बढ़ गया, अगर इक्विटी 1 लाख से बढ़ गया तो 1 लाख के ऊपर जो भी प्रॉफिट होगा, जैसे 40,000 रुपया, 40% मेरे पास था, तो ये भले ही सामान हमको बेचा है, प्रॉफिट ये बुक किया, लेकिन इसका 40% हक़दार हम भी है। तो भले ही से हम परचेज़ किए हैं, लेकिन इसका जो प्रॉफिट है वो मेरे पास भी आएगा। तो 40,000 का जो इसका प्रॉफिट, 1 लाख का जो प्रॉफिट है उसमें 40% मेरा है, तो 40,000 मेरे पास आ गया। परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। तो हम जब 40,000 मेरे पास आएगा तो हम क्या जर्नल एंट्री दिए होंगे, कैश टू इन्वेस्टमेंट, नहीं, एंट्री इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू P&L। सेकेंड एंट्री, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू बढ़ रहा होगा। इन्वेस्टमेंट का वैल्यू क्यों बढ़ा, क्योंकि प्रॉफिट हुआ। लेकिन बाद में पता चला कि जो प्रॉफिट तुमको 1 लाख पे हो रहा था, उसमें पूरा 1 लाख का प्रॉफिट इस कंपनी को नहीं हो पाया है, क्योंकि ये जो बेचा था वो अनसोल्ड इसके पास रह गया। तो जब कंसोलिडेटेड स्केल पे देख रहे थे हम लोग, तो पता चला 40,000 का जो गुड्स था वो बिका ही नहीं है। तो इसका 1 लाख का प्रॉफिट में से 40,000 का प्रॉफिट कम हो गया। परफेक्ट। तो इसका जब 40,000 कम हुआ, तो इसका 40,000 में से 20% मेरा भी कम होना चाहिए। तो 40,000 का 40% मेरे में कम होना चाहिए। 40,000 का 40% कितना है, 16,000 रुपया। तो हम 16,000 कम करेंगे। और 16,000 कम कैसे करेंगे भाई, उस टाइम जब बढ़ा था, जब प्रॉफिट आया था तो क्या एंट्री देते, इन्वेस्टमेंट टू P&L। अब जब प्रॉफिट कम हो रहा है तो क्या एंट्री देंगे, PL टू इन्वेस्टमेंट। बस, परफेक्ट। लॉजिक समझ में आया तुमको, क्योंकि हम लोग P&L टू इन्वेस्टमेंट ना कि P&L टू इन्वेंट्री इसीलिए किया, क्योंकि जब प्रॉफिट हुआ होगा तो हम लोग इन्वेस्टमेंट को डेबिट किए होंगे। अब जब प्रॉफिट कम हो रहा है तो किसको डेबिट क्रेडिट करेंगे, इन्वेस्टमेंट को ही क्रेडिट करेंगे। परफेक्ट, समझ में आ गया लॉजिक, ठीक है ओके। सिनेरियो ए बन गया। अब आते हैं हम लोग सिनेरियो बी पे। सिनेरियो बी क्या बोलता है, assume the same facts as scenario A except that inventory is sold by M to N। सिनेरियो ए में एसोसिएट बेच रहा था पेरेंट को, ठीक है, लेकिन सिनेरियो बी में बोल रहा है पेरेंट बेच रहा है एसोसिएट को। अब बताओ क्या तुम एंट्री दोगे, कैसे करोगे। ए भाई एक बात तो श्योर है, यूआरपी एलिमिनेशन होना चाहिए। ट्रू, यूआरपी एलिमिनेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्टेप 2B में जाके माइनस करते हैं। कितना अमाउंट माइनस करेंगे, जो भी यूआरपी अमाउंट है। यूआरपी अमाउंट कितना होगा यहाँ पे, ये इसको बेचे या ये इसको बेचे। कॉस्ट 9 लाख है, प्रॉफिट 1 लाख रुपया है, और तुम्हारा 4 लाख का बचा हुआ है, तो यूआरपी है 40,000 रुपया। तो क्या 40,000 एलिमिनेट हो गया, अरे नहीं 40,000 नहीं होगा भाई, जो पेरेंट का शेयर है कितना है, पेरेंट का शेयर 40%, तो एलिमिनेट होगा 16,000 रुपया। परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। यहाँ पे हमको कौन सेलर है कौन पेरेंट है हमको तो कोई मतलब ही नहीं है, सिनेरियो ए हो या सिनेरियो बी हो। यूआरपी एलिमिनेट कितना होगा, 16,000 रुपया। कहाँ एलिमिनेट होगा, 2B में होगा। सेलर हो सब्सिडरी या पेरेंट हमको मतलब नहीं है, ये इंड AS 28 है। इंड AS 28 में हमको इग्नोर करना है कि अपर ट्रांजेक्शन है कि डाउन ट्रांजेक्शन है, माइनस करना है यूआरपी एलिमिनेशन। यूआरपी एलिमिनेट कितना होगा, 16,000 रुपया, ना कि 40,000 रुपया। परफेक्ट, आंसर एकदम सही है भाई कि 16,000 रुपया तुमको एलिमिनेट करना है। परफेक्ट। लेकिन जर्नल एंट्री क्या दोगे, क्या देंगे भाई जर्नल एंट्री, अभी सीखे थे ना, कंसोलिडेटेड P&L अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, क्योंकि जब प्रॉफिट हुआ होगा तो हम लोग इन्वेस्टमेंट टू PL किए होंगे। नहीं भाई, ये जर्नल एंट्री नहीं होगा। क्यों भाई, क्यों नहीं होगा, बताते हैं क्यों नहीं होगा। पेरेंट जब बेचा होगा एसोसिएट को, तो प्रॉफिट किसको हुआ होगा, सेलर है उसको, या प्रॉफिट किसको हुआ, पेरेंट को। उस टाइम प्रॉफिट हो रहा था एसोसिएट को, तो एसोसिएट का प्रॉफिट हम लोग पेरेंट को मिलता था। लेकिन जब पेरेंट को प्रॉफिट हो रहा है तो क्या एसोसिएट को मिलेगा, नहीं मिलेगा ना, नॉर्मल सी चीज़ है। ओके परफेक्ट, ठीक है भाई, एक बात समझ लो, ठीक है। उसके बाद जब हम लोग एसोसिएट जब पेरेंट को बेच रहा था और तब यूआरपी एलिमिनेट कर रहे थे, तो एंट्री देते कंसोलिडेटेड P&L टू इन्वेस्टमेंट, क्योंकि जब प्रॉफिट हुआ तो इन्वेस्टमेंट टू PL किए थे। लेकिन यहाँ पे हम लोग
ये एंट्री नहीं दे सकते हैं कि कंसोलिडेटेड P&L टू इन्वेस्टमेंट, क्योंकि प्रॉफिट के टाइम तो उससे हम नहीं लिए थे, एसोसिएट का प्रॉफिट तो अपने पास नहीं लिए थे, क्योंकि प्रॉफिट तो मेरा ही था। तो क्या एंट्री देंगे? तो एंट्री हम लोग देंगे सेल्स अकाउंट डेबिट टू COGS टू इन्वेस्टमेंट। आए, ये क्या लॉजिक हुआ? यहाँ सेल्स कहाँ से आया, COGS कहाँ से आया, क्या बोल रहा है? नॉर्मल कर देता भाई, कंसोलिडेटेड P&L टू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कम कर देता। ये तुम करने का क्या जरूरत था? बताते हैं उसका क्या ज़रूरत है। एक बात बताओ, नॉर्मल जर्नल एंट्री सेल्स का क्या होता है? क्या होता है भाई? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, नॉर्मल जर्नल एंट्री। लेकिन भाई इतना आराम से बिजनेस नहीं चलता है, प्रैक्टिकली कुछ और होता है। तुमको याद होगा टैली जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होता है वो क्या जर्नल एंट्री देता है? वो कॉस्ट अकाउंटिंग और फिनेंशियल अकाउंटिंग दोनों हिसाब से चलता है। वो तुम ट्रेडिंग अकाउंट देखोगे तो उसमें बाई सेल्स टू COGS टू GP होता है, समझे? एंट्री क्या होता है? जब सेल होगा ना तो 9 लाख का सामान 10 लाख में बिकता है, तो हम लोग ये एंट्री नहीं देंगे कैश अकाउंट डेबिट 10 लाख टू सेल 9 लाख टू P&L 1 लाख ना। एंट्री क्या होता है? COGS अकाउंट डेबिट टू इन्वेंट्री, इन्वेंट्री को पहले कम किया और COGS को डेबिट किया, ठीक है? COGS अकाउंट डेबिट टू इन्वेंट्री, समझ में आ गया? ओके। दूसरा एंट्री क्या करता है? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 10 लाख रुपया, COGS 9 लाख से डेबिट, सेल्स क्रेडिट 10 लाख रुपया से, नेट वैल्यू GP 1 लाख रुपया। यहाँ सीधा एंट्री नहीं होगा कैश टू सेल्स टू प्रॉफिट ना, यहाँ पे नेट इफेक्ट सीधा जाता है, समझे? ओके। तो एंट्री क्या दिया वो? COGS टू इन्वेंट्री, कैश टू सेल्स। अब लेकिन ये जो सेल्स का जो इन्वेंट्री सेल का जो अमाउंट था उसमें 1 लाख का प्रॉफिट GP में दिख रहा था, सेल 10 लाख पे दिख रहा था, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 9 लाख पे दिख रहा था। COGS टू इन्वेंट्री 9 लाख पे किए, सेल का एंट्री कैश टू सेल 10 लाख पे किए, तो 1 लाख का प्रॉफिट गया। लेकिन बाद में पता चल रहा है कि हमारे ही एसोसिएट के पास 4 लाख का गुड्स बचा हुआ है, मतलब 40,000 का प्रॉफिट उसमें अनरियलाइज है। लेकिन 40,000 का प्रॉफिट पूरा जो अनरियलाइज है वो मेरा ही सिर्फ पार्ट नहीं है, अब तो एसोसिएट का मतलब NCI का भी कुछ पार्ट होगा। मेरा पार्ट कितना है उस 40,000 के अनरियलाइज प्रॉफिट में? सिर्फ 40%, 16,000 रुपये। तो सिर्फ 16,000 रुपये का एलिमिनेशन तुमको करना पड़ेगा अपने अति में। तो हम लोग क्या करते थे, सीधा कर देते थे कंसोलिडेटेड P&L अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट में से 16,000 कम कर देते थे। यहाँ पे सीधा तुम वैसे तुमको कम कैसे करना वो बताते हैं। यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट कम होगा तुम्हारा 16,000 से। तो एंट्री क्या था तुम्हारा? सेल्स अकाउंट डेबिट टू इन्वेंट्री टू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट 16,000 से जाएगा। 16,000 से क्यों जाएगा? क्योंकि 40,000 का 40% है वो। कितना है? 40,000 का 40%। पूरा एंट्री जो होगा सेल्स टू COGS टू इन्वेस्टमेंट वो सिर्फ 40% का होगा। कितना का होगा? सिर्फ 40% का, जो भी पेरेंट का शेयर है। ये तो तुमको भी पता है भाई। तो सेल कितना का हुआ था? 10 लाख का, तो 10 लाख का तुम 40% निकालोगे आएगा समथिंग। फिर उसके बाद COGS कितना का था? 9 लाख का, तो 9 लाख का 40% निकाल के फिर इंटू 40% करोगे। 9 लाख का सामान COGS बेचा, लेकिन उसमें से शेयर कितना था? सिर्फ 40%, 40,000। रुको 9 लाख का सामान बेचा था, लेकिन बचा हुआ कितना है? सिर्फ 40% बचा हुआ है। यहाँ पे एक चीज़ प्रॉब्लम है कि 40% स्टॉक भी बचा हुआ है, 40% तुम्हारा स्टेक भी है, तो कंफ्यूज हो सकते हो। नॉर्मल सा चीज़ है। 10 लाख का सेल किया था, उसमें 40% का स्टॉक बचा हुआ है, मतलब 4 लाख बचा हुआ है। 4 लाख का स्टॉक इंटू 40%, तो सेल कितना का हो गया तुम्हारा? 3,60,000 समथिंग। टू COGS 9 लाख इंटू 40%, इतना का बचा हुआ है, इंटू 40% इसका जो एलिमिनेट करना, वैसे करके तुम्हारा एंट्री बन जाएगा, समझे? हम लोग पहला वाला केस में जब एसोसिएट बेचा था तो उसका प्रॉफिट हम लिए थे, तो एंट्री देते हैं इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू P&L। इसलिए प्रॉफिट एलिमिनेट करने के लिए, URP एलिमिनेट करने के लिए क्या किए थे? P&L टू इन्वेस्टमेंट रिवर्स किए थे। यहाँ पे जब सेल किए थे तो एंट्री क्या दिए थे? COGS टू इन्वेंट्री, कैश टू सेल, उल्टा कर दिए, सेल अकाउंट डेबिट टू COGS टू इन्वेस्टमेंट। ठीक है, परफेक्ट। 40% स्टेक का। अगर समरी दे तुमको इंटरकंपनी ट्रांजैक्शन का अकॉर्डिंग टू इंडेक्स 28, तो क्या होगा समरी? पहला समरी है कि इंडेक्स 28 में इंटरकंपनी ट्रांजैक्शन होता है तो URP एलिमिनेट करना है, नॉर्मल चीज़, वो तो सबको पता है। लेकिन इंडेक्स 28 में क्या है? तुमको इग्नोर करना है कि अपवर्ड ट्रांजैक्शन है कि डाउनवर्ड है। सीधा माइनस होगा तुम्हारे 2B से जाके। पहला चीज़ इग्नोर अपवर्ड्स डाउनवर्ड, माइनस होगा 2B से। ठीक है, दूसरा चीज़ क्या सीखना है तुमको? हमको तो एक बार श्योर है कि माइनस करना है 2B में हमको इंटरकंपनी ट्रांजैक्शन, डेट इज़ URP एलिमिनेशन।
अमाउंट क्या होगा, जो पेरेंट का शेयर होगा, अमाउंट कॉलम सिर्फ पेरेंट का शेयर होगा। ये नॉर्मल चीज़ है, परफेक्ट, तुम्हारा क्वेश्चन का आंसर सही हो जाता है। लेकिन अगर कहीं जर्नल एंट्री मान लिया, तो जर्नल एंट्री में तुमको याद रखना होगा कि अपवर्ड है कि डाउनवर्ड। अगर अपवर्ड होगा, अपवर्ड मतलब एसोसिएट पेरेंट को बेच रहा है, तो मतलब इन्वेस्टमेंट बुक होगा तो रिवर्स एंट्री P&L टू इन्वेस्टमेंट। लेकिन अगर डाउनवर्ड होगा, पेरेंट अगर एसोसिएट को दे रहा है, तब तुमको सेल्स अकाउंट डेबिट टू COGS टू इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट करना होगा। ठीक है, तो इंटरकंपनी ट्रांजैक्शन इंड AS 28 में क्या है समरी। एक तो इग्नोर करना है कि अपवर्ड है कि डाउनवर्ड, जब हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं उस टाइम पर अपवर्ड डाउनवर्ड को याद नहीं रखना है, सिर्फ देखना है कितना परसेंट बचा हुआ URP कितना है, उसमें मेरा प्रॉफिट, उसमें पेरेंट का कितना शेयर है, बस उतना एलिमिनेट करना है। बस कैलकुलेशन करने के लिए इतना काफ़ी। लेकिन अगर जर्नल एंट्री पूछ लिया, तब याद रखना कि अगर सब्सिडरी अगर अपवर्ड ट्रांजैक्शन है तो तुमको P&L टू इन्वेस्टमेंट, डाउनवर्ड ट्रांजैक्शन है तो सेल टू COGS टू इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। बस, बाय।